नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा के द्वारा दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर से चुने गए 21 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में डॉक्टर रावत को यह समाज सम्मान सेवा और साथ ही साथ नवाचार और युवा प्रेरणा के क्षेत्र में उनके समर्पण के लिए दिया गया। आपको बता दें कि पुरस्कार प्राप्ति पर डॉक्टर रावत ने कहा कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि यह युवा वर्ग के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की मान्यता है। उन्होंने इसे जनसेवा के कार्यों के लिए नई ऊर्जा देने वाला क्षण भी बताया और साथ ही साथ आगे यह भी कहा कि संकल्प लिया है कि वे आगे भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर कार्य करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री को बड़ा सम्मान मिला है, जिसमें डॉक्टर धन सिंह रावत को यह सम्मान मिला और जिसमें कि आपको बता दें कि तेलंगाना के राज्यपाल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और इसी बीच तमाम युवाओं को और भी सम्मानित किया गया जो कि देश भर से चुने गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि 21 ऐसे युवा थे जिन्हें यह भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ युवाओं को प्रेरणा दे यह बताया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की ओर से इसे प्रेरणा का स्रोत बताया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी वह इसी तरीके के कार्य करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राजस्व के अभिवृद्धि को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व को बढ़ाने के लिए नवाचार और तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। वन विभाग को विशेष रूप से जड़ी बूटी, इको टूरिज्म के साथ साथ कार्बन क्रेडिट को भी नए राजस्व स्रोत के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा टिम्बर बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रणाली को शुरू करने, वन निगम में वर्किंग प्लान में ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में शामिल करने वाले और साथ ही साथ खनन के लक्ष्यों में पुनः निर्धारित करने के आदेश भी जारी किए गए। साथ ही साथ बताते चले कि खनन विभाग को लंबित पड़े 14 लॉट्स को अब अक्टूबर से पहले शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही लॉट्स की पहचान करने और पारदर्शिता के लिए सर्विलांस के सिस्टम को भी शीघ्र लागू करने के लिए कहा गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवनिर्वाचित प्रधानों को क्षेत्र पंचायत सदस्यों और साथ ही साथ जिला पंचायत के सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि गांवों के सशक्तिकरण से ही देश का समग्र विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों में एकीकृत पंचायत भवन के निर्माण के निर्देश भी दिए हैं और जिसमें ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, पटवारी, आशा सहित अन्य सामाजिक सेवा प्रदाताओं को भी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में बजट नियोजन को लेकर मजबूत बनाते हुए संतुलित और समेकित विकास सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि कोई भी क्षेत्र विकास की योजनाओं से वंचित ना रहे।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें देहरादून सचिवालय में हुई इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुआ है, उसके बाद तमाम प्रधानों को और जो भी नए प्रतिनिधि जीते हैं उन सभी को प्रशिक्षण देने की बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिसमें आगे किस तरीके से काम करना है और किस प्रणाली के तहत कार्य होगा, इस पर भी जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि हर गांव में एक एकीकृत पंचायत भवन भी बनाया जाएगा और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको सभी गतिविधियों के साथ साथ जो भी प्रक्रियाएं आगे होती हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से सरकार कार्य करती है, फिर चाहे वो गांव के स्तर पर बात हो या फिर विकास के स्तर पर बात हो, किस तकनीक के चलते ये कार्य करना है, इसको लेकर गहन चर्चा की गई। तो आपको बताते चले कि नवनिर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि हैं जो भी इस मैदान में जीते हैं अब उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है उससे भी उन सभी को अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जोरों पर है, जिसमें आपको बता दें कि मतगणना जो है कल संपन्न हो गई, लेकिन इन नतीजों में चेहरे खास सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर जिले के लच्छूबाई की हो रही है, जिसकी लंबाई महज 3.5 फीट है, लेकिन उनके हौसले और जनसेवा के जुनून ने उन्हें क्षेत्र पंचायत के सदस्य यानी कि BDC बना दिया है। आपको बताते चले कि लच्छूभाई ने अपने प्रतिद्वंदी को 300 वोटों से हराकर न केवल जीत दर्ज की है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि ना कद मायने रखता है और ना ही कोई और शारीरिक सीमा। अगर संकल्प सच्चा हो तो जनता खुद नेतृत्व सौंप देती है। तो वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले में भी सारकोट गांव में 21 साल की युवती ने ग्राम प्रधान का चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है और इतनी कम उम्र में मिली यह जिम्मेदारी अब गांव की नई दिशा तय कर सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून में रिश्तों की एक खास मिसाल देखने को मिली, जहां देवरानी और जेठानी दोनों ने ग्राम प्रधान और BDC के पद पर जीत को दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के ये परिणाम दर्शाते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में अब नई सोच, नया उत्साह और नए चेहरे तेजी से आगे बन रहे हैं, जो कि परंपराओं को तो नहीं तोड़ते लेकिन उसमें ताजगी जरूर भरते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए। तो अभय, जिस तरीके से कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अभय, देखिए, ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट हैं, जिनकी तस्वीर अभी तक साफ हो चुकी है, उन परिणामों में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो जीतते हुए नजर आए। जनता का जो रुझान रहा है वो अभी तक के जो चुनावी परिणाम है उन परिणामों से स्पष्ट हो चुका है कि जो सत्ताधारी दल है उसके मोह से जनता बाहर आ चुकी है और जो उनके प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में थे उनके वादों पर जनता ने कोई भरोसा यहाँ पर नहीं किया है। इसीलिए कह सकते हैं कि ज्यादातर सीटों पर इस समय विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वो जीतते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि पूरे पंचायत चुनाव की जो मतगणना जो कल सुबह शुरू हुई थी वो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कुछ जगहों पर अभी भी मतगणना का जो क्रम है वो जारी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से उनके रिजल्ट अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किए गए, तो ये समझा जा सकता है कि आज देर शाम तक पूरी जो तस्वीर होगी वो यहाँ पर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पंचायत चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि इस बार कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे जो उत्तराखंड की राजनीति में जाना माना कद अपना यहाँ पर रखते हैं, जिनके चेहरों पर राजनीति यहाँ पर होती है, उनको करारी हार यहाँ पर मिली है। शुरुआत हम चमोली जनपद से करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, ये कह सकते हो लोकसभा चुनाव से पहले
जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद उपचुनाव में उन्हें हार मिली थी। इस बार पंचायत चुनाव में जो उनकी पत्नी थी, जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष रह चुकी है चमोली जनपद की, उनको करारी हार यहाँ पर मिली है। उनको जो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे लक्ष्मण खत्री, उन्होंने उनको परास्त करने का काम यहाँ पर किया है। इसके अलावा दूसरे जनपदों की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जनपद में सोमेश्वर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतने का काम यहाँ पर करा। जिला पंचायत सदस्य के पद पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी तो जीते, जबकि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक गढ़ कहा जाता है। रेखा आर्य सोमेश्वर से खुद विधायक है, वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर यहाँ पर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो गृह जो क्षेत्र है खटीमा, वहाँ से भी विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर यहाँ पर आए हैं। इसी प्रकार से आप पौड़ी में देख लीजिए, पौड़ी में जहाँ पर गढ़वाल के सांसद रहते हैं, जिसके अलावा लंचडाउन से जो भाजपा के विधायक हैं उनकी जो थी वो भी यहाँ पर चुनाव हारी है। देहरादून में आप देख लीजिए, विकासनगर में जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक है मुन्ना सिंह चौहान, उनके क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। खुद ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो पत्नी थी, जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो बहुत कम मार्जिन से जीत कर ये कह सकते हैं यहाँ पर आई है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस बार जनता ने पंचायत चुनाव में जो मैंडेट दिया है वो ऐसे चेहरों के ऊपर उन्होंने मैंडेट यहाँ पर दिया, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का काम किया जो उनके बीच रहता हो, सिर्फ जो बातें ना करता हो बल्कि बातों को धरातल पर, अपने वायदों को धरातल पर उतारने का काम करता हो। जी बिल्कुल अभय, लेकिन इस चुनाव में जो है कई हर्षोल्लास की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, और जिसमें जो खास तौर पर अगर बात की जाए तो नए चेहरे जो है वो इस चुनाव में जीतते हुए नजर आए। देखिए, नए चेहरों में आप कह सकते हैं कि कई ऐसे जो आश्चर्यचकित कर देने वाले जो परिणाम हैं वो भी इस पंचायत चुनाव में सामने पर आए। बागेश्वर में कह सकते हैं कि क्षेत्र पंचायत सीट पर लच्छू पहाड़ी, यानी जो एक जिनका कद मात्र 3.5 फीट का कद है, वो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सीट पर जीतते हुए नजर आए थे। जनता ने उनके ऊपर भरोसा यहाँ पर दिखाया, जबकि वो एक रंगमंच यानी थिएटर के जो कलाकार है वो कलाकार के रूप में काम करते थे। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में उन्होंने जीत कर अपना जो कद है उस कद से बड़ी चीज़ यहाँ पर साबित करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर हुआ है। ये कह सकते हैं कि चमोली में ही 21 साल की जो लड़की है प्रियंका, वो प्रधान के पद पर जीत कर यहाँ पर आई है। इसी प्रकार से कुछ युवा 22 साल के हैं तो कुछ 23 साल के युवा भी इस चुनाव मैदान में चुनाव जीत कर यहाँ पर आए। ये ऐसे चुनाव परिणाम थे जो ये कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। खुद ये कह सकते हैं कि देहरादून में जो बासिल बिन्नाड की जो सीट है उस पर कांग्रेस ने युवा चेहरों को मौका देने का काम यहाँ पर किया था। चक्रोता की 5 सीटों पर कांग्रेस के युवा चेहरे इस समय जिला पंचायत की सीट से चुनाव जीत कर यहाँ पर आए हैं, और ये बड़ा चैलेंज था कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी उस पर खरी उतरी है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए अभी भी जो चिंता का विषय वो यही है कि उनकी जो रणनीति इस समय रही है, यानी सिर्फ राज्य सरकार केंद्र सरकार के वायदों के भरोसे जो इस चुनाव को जीतने का सपना उन्होंने देखा था, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। हाँ, कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने अच्छी लीड बनाने का काम यहाँ पर किया था और उनके कई कैंडिडेट जीतकर भी यहाँ पर आए, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने मैंडेट यहाँ पर दिया है वो बड़ा चिंताजनक है। ऐसे में भाजपा को उन सब चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं खरे साबित हुए हैं, क्योंकि ऑल ओवर जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि जो कांग्रेस का पलड़ा है वो भारी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जो दावे कर रही थी वो पहाड़ की उन सीटों पर यहाँ पर जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे वो दावे बिल्कुल धरातल पर खरे उतरे नजर आए। और ये भी कहा जा सकता है कि पहाड़ में जो कांग्रेस मजबूत कही जाती थी वो मजबूत वाकई में कांग्रेस यहाँ पर दिखी है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पहाड़ की जनता ने मैंडेट विपक्ष को देने का काम यहाँ पर किया, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी 2027 का जब इलेक्शन यहाँ पर होगा तो भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव यहाँ पर करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, ताकि जो पंचायत चुनाव के जो परिणाम है उन चुनावों से सबक लेने का काम यहाँ पर किया जा सके और विपक्ष को कैसे मात दी जा सकती है, खासतौर पर पहाड़ी सीटों पर जहाँ पर जनता अभी भी कांग्रेस के फेवर में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है। उन सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि भाजपा को अपने चिंतन करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिला पंचायत की जो ज़्यादातर जो सीटें इस समय पहाड़ों पर रही है वो विपक्ष के खाते में यहाँ पर गई है और ये सत्ताधारी दल के लिए चिंता का
विषय यहाँ पर कहा जा सकता है। कुछ चीज़ें ये कही जा सकती है जो चिंता के लिए सबसे ज़्यादा है वो ये कि जो सरकार के जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनके क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता खोलने का काम वहाँ पर किया था, जीत हासिल करी थी, वो बड़ा चिंता का विषय था और उस पर अब आवश्यकता है कि बीजेपी चिंतन करें। विपक्ष अब उत्साहित इस बात से नजर आ रही है कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता ने उन वायदों को स्वीकार करने का काम यहाँ पर किया था और ये खुशखबरी कांग्रेस के लिए इसलिए भी कही जा सकती है कि पिछले दिनों जो उपचुनाव में जो उन्हें हार यहाँ पर मिली थी, चाहे वो निकाय चुनाव का था या केदारनाथ का उपचुनाव है, जो हार उन्हें मिली थी उस हार से उभरने का उन्हें एक और बड़ा अवसर यहाँ पर मिल गया है और अब वो 2027 के लिए से शुभ संकेत मानकर चल रहे हैं। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बीते कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना संपन्न हुई और जहां कई हर्षोल्लास की तस्वीरें भी सामने आई, तो वहीं आपको बता दें कि तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो वहीं आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी के लिए इस समय चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर नैनीताल से है, जहां जिले की सबसे हॉट सीट बनी रामडी आन सिंह की पनियाली की जिला पंचायत पर बीजेपी ने करारी हार जो है उससे मिली है। तो आपको बता दें कि यहां से बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांडपाल बोरा ने वर्तमान की जो जिला पंचायत है उनका अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी बेला तोलिया को 2411 वोट से बड़े अंतर से चुनाव को हराया है। तो वहीं आपको बता दें कि यह सीट पूरे नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीटों में से मानी जाती रही है और जहां से खुद वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। तो वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य छवि बोरा ने कहा है कि वह इस जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती हैं और वह अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास के कार्य करेंगी और जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार गिरती ही जा रही हैं और हालिया घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पहले चमोली और अब बागेश्वर में जो हालात सामने आए हैं वे सीधे तौर पर आम लोगों की जान पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। बागेश्वर में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची के इलाज के अभाव के दौरान मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें जो कि व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। तमाम आरोप जो है वो करण माहारा की ओर से लगाए गए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अस्पताल में अब महज रेफर सेंटर ही बनकर रह गए हैं, जहां पर इलाज के बजाय मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है। उन्होंने सरकार के उन दावों को भी खारिज किया है जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताया जाता है। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार इस लचर व्यवस्था पर जवाबदेही तय करे और जमीनी स्तर पर ठोस सुधार भी लाए। देखिए, पिछली मेरी कई बाइट्स आपके पास ऐसी होंगी जिसमें मैंने पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों की दुर्दशा पर बाइट दी है। मैं लगातार कह रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के, चाहे वो गोंडवाल के हों चाहे कुमाऊं के, अस्पताल केवल रेफर सेंटर बन के रह गए और आप केवल बागेश्वर की बात क्यों कर रहे हैं? आप वो दिनेश चंद के बच्चे को कैसे भूल गए जो 10 तारीख को जिसकी मृत्यु हुई? दिनेश चंद देश का फौजी है, जम्मू कश्मीर में इस समय पोस्टेड है, वो अपनी देश की रक्षा के लिए वहाँ था और जब यहाँ उसके मासूम बच्चे की तबीयत खराब हुई उसको लेकर उसकी माँ और बूढ़ी दादी अस्पताल गई। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, 5 अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने के बाद दिनेश चंद ने मजबूरी में डीएम को फ़ोन किया और डीएम ने जब एम्बुलेंस भेजी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसकी माँ का वीडियो देखिए, रो रो के कह रही है मेरा बच्चा नहीं रहा, किसी और माँ के साथ ये ना होना चाहिए। यहाँ का प्रशासन जागे, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बददुआएं दे रही, धन सिंह रावत के लिए कह रही है, मुख्यमंत्री के लिए कह रही है, लेकिन चेते नहीं। उसके बाद अब बागेश्वर की घटना आ गई। बागेश्वर में भी 1.5 साल का नन्हा बच्चा अस्पतालों के चक्कर काटते काटते अपने प्राण नहीं उसके बचे। धन सिंह रावत को फुर्सत ही नहीं है अपने विभागों को देखने की, ना मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री जी ने तो आती कर दी, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक्शन लीजिए, एक्शन। ये अधिकारियों पे, डॉक्टरों पे आरोप मढ़ के कुछ नहीं होगा।
कहाँ है आपकी ड्रोन सर्विसेज? बड़ा बहुत उद्घाटन किया था आपने कि ड्रोन से दवाइयां बेचेंगे गांव तक, सारे पत्रकार बुलाए गए, जगह जगह प्रचार प्रसार किया गया। कहाँ है वो योजना? कहाँ है धन सिंह रावत जी? चारधाम यात्रा होती है, धन सिंह रावत गायब हो जाते हैं। अस्पतालों में कुछ होता है, धन सिंह रावत बयान देने सामने नहीं आते। ये सरकार चल रही है इस समय उत्तराखंड में। मासूम बच्चे, चाहे वो चमोली का मरा, चाहे वो बागेश्वर का मिला, ये बहुत ही दुखद है। और सरकार की जो असलियत है वो सामने है। आपने पहले हल्द्वानी का किस्सा देखा, गाड़ी नहीं मिलने पर किस तरीके से छत में बात की, अपने पति के शरीर को ले जाने के लिए मजबूर थे एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से। इसी तरीके की ये घटनाएं हैं। निश्चित ही धामी की सरकार केवल खनन की बात करती, खनन माफियाओं से संबंधित है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं इनकी सरकार में। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से खनन में कल एक फैसला दिया है वो भी अफसोसजनक है इनके लिए। हम खुश हैं इस बात से कि कांग्रेस की बात पे हाईकोर्ट ने मोहर लगाई है। वहीं अब ये स्वास्थ्य विभाग की जो असलियत है वो आप सबके सामने है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी सतीश की लाइन ठीक करने के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद मृतक के परिजन और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हाईवे पर शव को रखकर जमकर जाम भी लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और विधायक आदिश चौहान मौजूद रहे। साथ ही भारी पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के उच्च अधिकारियों को बुलाने की और जांच कर कार्रवाई की मांग लगातार जारी है। खबर रामनगर से है, जहां जिला पंचायत रामनगर में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि चिकलिया और बीजेपी के प्रत्याशी सीता सैनी जीती हैं। तो वहीं जिला पंचायत चंद्रनगर मालधन से अनीता आर्या और जिला पंचायत सावलदे से दीपचंद ने जीत को दर्ज किया। तो वहीं आपको बताते चले कि तीनों प्रत्याशियों को विजयी होने पर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दून पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ियों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि रविवार को भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए चेकिंग अभियान में 21 शराबियों को पकड़ा गया था और जिसमें के कुल 6000 का जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों को अब सख्त हिदायतें दी जा रही हैं और ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस की यह मुहिम लगातार जारी है, जिसमें शराबियों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। दून पुलिस का मामले को लेकर कहना है कि शहर की मर्यादा और आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अगली बार सख्त धाराओं में चालान भी किया जा सकता है। खबर देहरादून से है, जहां पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने विरोधियों को मात देने का काम किया है। जी हां, देहरादून जनपद में कांग्रेस के जिला पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बेहतर रणनीति और उम्मीदवारों के बेहतर चयन की प्रक्रिया के बदौलत कांग्रेस को यह जीत मिली है। समय की बात होती है। राजनीति में परिस्थितियां हर क्षण बदलती रहती है और जब परिस्थितियां बदलती है तो उन बदली हुई परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि कभी हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कभी हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये संकेत है इस बात का कि आज लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं और सरकार द्वारा जो इस प्रदेश को विकास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।